अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं। एक है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन को या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को। सो वीडियो को आखिर तक देखे, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको सीखने को मिलेगी, खासकर एमडीकेट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें क्लियर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन है, या इसको हम कहते हैं मेल्विन केल्विन साइकिल, या इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन बेसिकली एसिमिलेटरी पावर जो एनर्जी होती है वो मिलती है सन से। सो एसिमिलेटरी पावर उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी रिएक्शंस को रिक्वायर होती है। So assimilatory power या energy is provided by the sunlight, light reaction को। और light reaction होता है ग्रेना में जो वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा। So light reaction में बेसिकली फोटोसिंथेसिस के पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा इक्वेशन लिखा हुआ है। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, एज अ EVS रिलीज होता है। सो इस रिएक्शन में जो पहला फेज है जिसमें पानी यूज होता है और पानी की फोटोलाइसिस होती है, बेसिकली वाटर ऑक्सीडाइज होता है। सो लाइट रिएक्शन में पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है और NADP रिड्यूस होकर के NADPH बन जाता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसने नहीं देखा है लिंक में जाके एक बार लाइट रिएक्शन को देख ले ताकि आपको ये सही तरह से समझ आ जाए। और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है या एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। सो लाइट रिएक्शन जब हो जाता है, पानी ऑक्सीडाइज होता है, हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ATP एंड NADPH। ये ATP और NADPH जो प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन में यूज होकर के और ये रन कर देता है केल्विन साइकिल को। सो केल्विन साइकिल को रन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। एसिमिलेटरी एनर्जी, एसिमिलेटरी पावर इज प्रोवाइडेड बाय द ATP एंड द NADPH प्रोवाइड द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन NADPH दे रहे हैं और एसिमिलेटरी पावर जो एनर्जी है वो ATP दे रहे हैं। ये किसके प्रोडक्ट है? ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है जो डार्क रिएक्शन को रिक्वायर होता है। सो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन, और इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसका तीसरा नाम है C3 साइकिल। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले आते हैं जरा डार्क रिएक्शन की तरफ। फोटोसिंथेसिस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन होता है, पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है। सो टोटल फोटोसिंथेसिस में दो चीजें इस्तेमाल होती है, पानी लाइट रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में। पानी ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज द टोटल समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो इनमें हमारा जो टॉपिक है वो लाइट नहीं है, वो डार्क रिएक्शन के ऊपर है। द डार्क रिएक्शन बेसिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था फर्स्ट टाइम के लिए ब्लैकमैन। ब्लैकमैन वो बंदा था जिसने पहले डार्क रिएक्शन का कंसेप्ट दिया कि डार्क रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और शुगर बन जाता है। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इन द डार्क रिएक्शन, the product of the dark reaction is the sugar or sugar synthesized in dark reaction. So dark reaction overall ब्लैकमैन ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। फिर डार्क रिएक्शन में दो तरह के डार्क रिएक्शन होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। एक केम प्लांट के अंदर हो रहा है, उसको हमने डिस्कस नहीं करना है। सो डार्क रिएक्शन में बेसिकली एक होता है मेल्विन केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन तीन तरीके में होता है, तीन तरीके से होता है, तीन तरह के प्लांट्स में होता है। एक प्लांट होते हैं C3 प्लांट, जो C3 प्लांट के अंदर इसको डिस्कवर किया था वो मेल्विन केल्विन साइकिल ने। सो हम ये नहीं कह सकते मेल्विन केल्विन साइकिल ने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया। मेल्विन केल्विन साइकिल ने असल में बेसिकली ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। मेल्विन केल्विन ने सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे को डिस्कवर किया था डार्क रिएक्शन का। इसका एक और पाथवे है जो बेसिकली ड्राई एरिया के डेजर्ट प्लांट के अंदर जो डार्क रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं एच एंड स्लेक साइकिल। और
इसको C4 पाथवे भी कहते हैं। जो C4 पाथवे है उसको H एंड स्लेक ने डिस्कवर किया था, C3 पाथवे को मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। और ये दोनों पाथवे डार्क रिएक्शन के हिस्सा है। मतलब डार्क रिएक्शन में कुछ प्लांट C3 प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, कुछ प्लांट जो है ना वो C4 पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। सो जो C3 पाथवे था उसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। और डार्क रिएक्शन इसने डिस्कवर नहीं किया, डार्क रिएक्शन असल में ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। सो हमारा जो टॉपिक है वो, और एक और पाथवे उसको हम खेम पाथवे भी कहते हैं। सो हमारा खेम से कोई ताल्लुक नहीं है, C4 से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है C3 पाथवे। कि C3 पाथवे किसने डिस्कवर किया और इसमें होता क्या है। सो डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेसिस फेज भी कहते हैं। बायोसिंथेसिस फेज का मतलब है यहां पर हम शुगर की सिंथेसिस करते हैं, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इनऑर्गेनिक है, जो पोर एनर्जी उसको रिच एनर्जी ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बायोसिंथेसिस पाथवे भी कहते हैं। The dark reaction, light independent reaction are the C3 साइकिल। अब देखो हमारा जो टॉपिक है वो C3 साइकिल है। जब हम C3 की बात करते हैं तो मेल्विन केल्विन का नाम आता है, अगर C4 की बात करते हैं तो इसका नाम नहीं आएगा। वो H एंड स्लेक ने डिस्कवर किया था उसको। So C3 pathway discovered by the Melvin Kelvin and awarded the Nobel Prize in the 1961। मेल्विन केल्विन ने C3 पाथवे को डिस्कवर किया और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। सो व्हाट हैपेंड इन द C3 पाथवे? C3 पाथवे में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं जरा यहां पर एक समरी की तरफ। लाइट रिएक्शन होता है जिसमें पानी यूज होता है और सन एनर्जी दे रहा है, ATP और NADPH यूज होता है। डार्क रिएक्शन में होता क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे इधर लिखा भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने से क्या चीज बन जाएगा, शुगर। शुगर में जो कार्बन है, दिस कार्बन इज प्रोवाइडेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, दिस हाइड्रोजन इज प्रोवाइडेड बाय द NADPH। और NADPH के पास ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहां से आए, दीज आर द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द वाटर। सो इससे ये साबित हुआ कि जब कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का है, और हाइड्रोजन NADPH से आता है, और NADPH के पास पानी से आता है। सो पानी का हाइड्रोजन शुगर के सिंथेसिस में यूज हो रहा है। पानी का जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है और इसका ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट या वेस्ट रिलीज हो जाता है। सो यहां पर अगर मैं देख लूं कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया NADPH ने, उसने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे करके शुगर बना दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मतलब एक शॉर्ट समरी। अब हम आते हैं जरा डिटेल रिएक्शंस की तरफ। क्या होता क्या है इसके अंदर, मैंने पहले भी बताया था, बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है इसके अंदर इंडिकेट के हवाले से। तो जैसे हम लोगों ने पिछले बोर्ड में डिस्कस किया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली आता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04% तक ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। सो ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर होता है, मेसोफिल सेल के अंदर एंटर होता है, और मेसोफिल सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये जा करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंटर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि डार्क रिएक्शन कहां पर हो रहा है, स्ट्रोमा में। मेसोफिल सेल में, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। सो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, या इसको हम कहते हैं C3 पाथवे। स्ट्रोमा में एक एंजाइम मौजूद है र्यूबिस्को, जो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए कि ये स्ट्रोमा में 16% है और नेचर में सबसे ज्यादा है। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द नेचर इज द र्यूबिस्को, और ये एंजाइम है स्ट्रोमा के अंदर 16%, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। र्यूबिस्को क्या कर देता है, एक 5 कार्बन शुगर जिसको नाम देते RUBP। RUBP का मतलब है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। मतलब क्या है, ये 5 कार्बन शुगर है जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट मौजूद है, और ये शुगर कीटोनिक है, ये कीटोज शुगर है। सो इस पे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, द राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट इज एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, एक्सोएल्डोज, एक्सोकीटोज। सो ये बेसिकली पेंटोकीटोज शुगर है, 5 कार्बन कीटोनिक शुगर है।
इसमें कार्बन 2 पर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है। सो इस वजह से ये हम कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। सो ये हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाता है रूबिस्को। जब दोनों का रिएक्शन हो जाता है सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोजाइलेशन। सो इट मींस कि रूबिस्को कार्बोजाइलेशन करवाता है किस चीज का? आरयूबीपी का। रूबिस्को आरयूबीपी का कार्बोजाइलेशन करवा देता है। सो इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन आर द C3 पाथवे, जिसमें आरयूबीपी और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके 5 कार्बन यहां से एक इधर से आता है। सो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये जल्दी क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। ये डिटेक्टेबल नहीं है कि कौन सा कंपाउंड है। सो जब ये टूट जाता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड ये अनस्टेबल टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में, उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट और 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। डियर स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो जिस लफ्ज के आगे जिस कंपाउंड के साथ एंड में AT आ जाए वो एसिड होता है। सो इसको या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट भी कह सकते हो या 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी कह सकते हो। सो ATE जिस कंपाउंड के साथ आता है वो एसिड होता है। पायरुवेट पायरुविक एसिड, मेलेट मेलिक एसिड। सो जब आरयूबीपी और कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया 6 कार्बन कंपाउंड बना, अनस्टेबल है, वो स्प्लिट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में या 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। इसके बाद उसके साथ एक फॉस्फेट है, क्योंकि आरयूबीपी के पास दो फॉस्फेट थे, एक इधर आए या एक यहां पर गए। अब इसको हम एनर्जी देते हैं, एसिमिलेटरी पावर हम कहते हैं एनर्जी देना। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि the assimilatory energy is provided by NADPH or ATP, so the ATP provide the assimilatory energy, assimilatory power देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो एनर्जी होती है वो असल में ATP प्रोवाइड करेगी। और ATP हमारे पास कहां से आई थी? पिछले बोर्ड में दिखाया था, लाइट रिएक्शन से। सो लाइट रिएक्शन की 2 ATP यूज हो करके हम लोगों ने 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट या 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मतलब 2 ATP यूज करके ये बन गए 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। पहले कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट था, अब कार्बन नंबर 1 पर भी है, 3 पर भी है। सो इसलिए इसको कहते हैं 1,3-बिसफॉस्फो भी कहते हैं या बाइफॉस्फोग्लाइसरेट भी कहते हैं। सो समटाइम वी कैन मतलब प्रोनाउंस 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट और 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अब इस स्टेप को हम ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज। मैं आता हूं यहां पे डार्क रिएक्शन में 3 स्टेप्स होता है। जो पहला स्टेप है वो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जिसमें कार्बोजाइलेशन हो जाता है आरयूबीपी का और फॉर्मेशन ऑफ द 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। आरयूबीपी कि कार्बोजाइलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट मिल गया। सो दिस इज नोन एज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक आरयूबीपी के साथ जब हम फिक्स करेंगे 2 ATP खर्च होंगे। फिर उसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है रिडक्शन फेज, डार्क रिएक्शन का या C3 पाथवे का रिडक्शन फेज। इसमें 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट को रिड्यूस करते हैं NADPH से। NADPH प्रोवाइड द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। NADPH यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, द NADPH प्रोवाइड द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। इस फेज में हम 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट को रिड्यूस करते हैं और वो से जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है हम NADPH से लेते हैं जो हमें लाइट रिएक्शन से मिला है, और ATP यूज हुआ एज एसिमिलेटरी पावर। अब हम आते हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, यहां पर 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बना। अब रिडक्शन फेज की तरफ आते हैं। रिडक्शन फेज में होता क्या है? 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट को हम रिड्यूस करते हैं NADPH से। NADPH कन्वर्ट हुआ NADP में, अपना एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे दिया। सो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए आपसे, the NADPH provide the energetic electron and hydrogen. 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट is reduced by NADPH. ये जैसे नाम से बता रहा है ग्लाइसरेट है, एसिड है। इसी तरह 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट अगेन रिड्यूस्ड बाय द NADPH। 2 NADPH हमारा खर्च हुआ
NADP में कन्वर्ट हुआ, उसने अपना एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बदले में उसके साथ जो फॉस्फेट था वो रिलीज हुआ। सो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए और उसके बदले में हमने इसको एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन दे। सो 1,3 फास्फोग्लाइसिड जब NADPH इसको रिड्यूस कर देते, ये कन्वर्ट हुआ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। तो इस स्टेप में मुख्तसर ये कह सकते हैं द एसिड कन्वर्ट इनटू द शुगर, the acid convert into the carbohydrate by the reduction and reduced by NADPH. NADPH provide the energetic electron and hydrogen. So जब 1,3 फास्फोग्लाइसिड को हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन NADPH से मिल गया, so ये कन्वर्ट हुआ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। ग्लाइसरल्डिहाइड एक एल्डोज शुगर है, 3 कार्बन शुगर है। आर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी हम इसको कह सकते हैं। सो एक 3 कार्बन शुगर है, कार्बन 1 2 3, हर कार्बन के साथ OH और जो कार्बोनाइल है वो कार्बन नंबर फर्स्ट पर मौजूद है और उसके साथ एक फास्फेट मौजूद है। सो ये कन्वर्ट हुआ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, आर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। सो इस रिडक्शन फेज के दौरान हमें 2 शुगर मिल गए। सो इसका मतलब है रिडक्शन वो फेज है जहां पर शुगर की सिंथेसिस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फेज में, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में इनऑर्गेनिक कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कार्बन है, वो कन्वर्ट हुआ ऑर्गेनिक कार्बन में, और रिडक्शन फेज में एसिड कन्वर्ट हुआ शुगर में, मतलब NADPH ने इसको रिड्यूस कर दिया। सो रिडक्शन फेज के अंदर हमें शुगर मिल जाता है। सो शुगर सिंथेसिस आकर इन द रिडक्शन फेज। अब यहां पर मैंने देखा है ना, कुछ स्टूडेंट्स ने बड़े मतलब बेसिक के अलावा, उसको बेसिक कंसेप्ट के अलावा वो जा करके अपना ये, उसको ये पता नहीं होता एसिमिलेटरी पावर क्या है, NADPH का क्या रोल है, कितना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे रहे, मतलब उसको एक्स्ट्रा एंजाइम की जरूरत है। यार मैं इसके एंजाइम का नाम सीख लूं, किसी ने एंजाइम पढ़ाया था, बड़ा अच्छा पढ़ा, क्योंकि देखो ना, एक एम्प्रेस होने के लिए तो ये चीज सही है, लेकिन आपको मतलब इस चीजों की जरूरत नहीं है, ये आपके लेवल की नहीं है, एमडीकेट के लेवल की नहीं है। बाद में एमडीकेट क्लियर करने के बाद आप इसमें जो भी पढ़ोगे, PhD भी कर लो बेशक इसमें, लेकिन यहां पर जो पहला एंजाइम था वो क्या था, रिबोस्को। वर्बली बता दूंगा, ये एंजाइम सब आते हैं, सब मुझे पता है, पर मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभार इससे जो इरिलेवेंट चीज है उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जरा सुनो, 3 फास्फोग्लाइसिड को हम लोगों ने ATP देना है, तो यहां पर हम कहते हैं 3 फास्फोग्लाइसिड काइनेज का एंजाइम यूज हुआ। NADPH हम लोगों ने रिड्यूस किया, सो NADPH हम कहते हैं 1,3 फास्फोग्लाइसरेट, NADPH 1,3 फास्फोग्लाइसरेट रिडक्टेज एंजाइम यूज हुआ या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ। यहां पर हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, इन एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है ना, कोई वैल्यू है ना, आज तक किसी पेपर में आया है। बस वैसे अगर शौक के स्टूडेंट्स को गैर जरूरी चीजें पढ़ने की और जो मेजर एरिया है उसे ले जाते हैं। बेसिकली ये सीख लो कि जब हम लोगों ने NADPH यूज करके हमारे पास NADP में कन्वर्ट हुआ, वो रिड्यूस हुआ, हमारे पास PGL बन गए, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गए, ग्लाइसरल्डिहाइड की फॉस्फेट 3 कार्बन शुगर बने। अच्छा, यहां से मैं आपको जो बेसिक चीजें, मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि आप गैर जरूरी चीजों के बजाय जरूरी चीजों की तरफ आ जाए। अब आगे सुनो, खास बात इधर, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक RBP, यहां पर हमारा खर्चा हुआ 2 दाने NADPH का, 2 NADPH खर्च हो गए। सो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि लाइट रिएक्शन में जब हम वाटर को तोड़ देते हैं, एक पानी टूटा, हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और एक दाना NADPH बनता है। वाटर टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन, एक NADPH बनता है। अगर हम 2 वाटर को तोड़ देंगे सो हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 2 दाने NADPH बनते हैं। सो इस पे आपसे क्वेश्चन आता है, जरूरी चीज ये सीख कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मुझे 2 NADPH चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 NADPH चाहिए और 2 NADPH के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं तो जरा उस रिएक्शन की तरफ, ये तो मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक RBP फिक्स किया, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 2 बन गए।
लेकिन अगर हम 2 आरयूबीपी को 2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे तो 4 पीजीएल बनेंगे। अगर हम 3 आरयूबीपी को 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करवा देंगे, मतलब 3 आरयूबीपी की कार्बोजाइलेशन करेंगे तो 6 दाने पीजीएल बनते हैं। असल में 1 केल्विन साइकिल में 3 आरयूबीपी इस्तेमाल होता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 दाने पीजीएल बनते हैं, 6 पीजीएल बनते हैं। सो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। 2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करोगे, सो हमारे लिए जब हम 2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगे तो 4 के 8 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे। सो हम कहते हैं अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड को का रिएक्शन करवा देंगे 3 आरयूबीपी के साथ, सो हमारे लिए खर्चा होगा 12 इलेक्ट्रॉन का। हमें 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए। 12 इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। और एक बात हो गई। दूसरी बात, जब एक आरयूबीपी और एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, 6 कार्बन कंपाउंड बना अनस्टेबल, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट 3-फॉस्फोग्लाइसिक एसिड, 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट 1,3। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने खर्च किया 2 दाने एनएडीपीएच। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आया और 2 दाने फॉस्फोग्लाइसिडियाइड बन गए, 2 आते हैं तो 4 फॉस्फोग्लाइसिडियाइड बनेंगे, 4 एनएडीपीएच खर्च होंगे। 3 आते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 आरयूबीपी, 6 पीजीएल बनते हैं या 6 फॉस्फोग्लाइसिडियाइड बनते हैं, 6 एनएडीपीएच का खर्चा होता है। जब मेरे 6 एनएडीपीएच का खर्चा होता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने में, असल बेसिकली केल्विन साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं। सो एक केल्विन साइकिल को रन करने के लिए 6 एटीपी और 6 एनएडीपीएच हम इधर खर्च करते हैं। अब 6 एनएडीपीएच के लिए जब एक बार लाइट रिएक्शन होता है, द लाइट रिएक्शन, उसमें एक दाना NADPH बनता है। एक लाइट रिएक्शन से एक NADPH बनता है। असल में मुझे यहां पर रिडक्शन फेज में, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 आरयूबीपी, इसको फिक्स करने के लिए 6 NADPH की जरूरत है। सो इसलिए 6 लाइट रिएक्शन रिक्वायर है 1 केल्विन साइकिल को रन करने के लिए। 1 केल्विन साइकिल रन करने के लिए हमें 6 लाइट रिएक्शन चाहिए। सो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि 1 केल्विन साइकिल को रन करने के लिए कितने लाइट रिएक्शन रिक्वायर होते हैं, क्योंकि जब मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 आरयूबीपी को मतलब रिएक्शन करते हैं, 1 केल्विन साइकिल के अंदर 3 आरयूबीपी और 3 कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, उसकी कार्बोजाइलेशन हो जाती है। सो 3 दाने 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। अगर एक 6 कार्बन कंपाउंड से 2 फॉस्फोग्लाइसिडियाइड बनते हैं, सो 2 से 4 बनते हैं और 3 दाने से ये 6 फॉस्फोग्लाइसिडियाइड बनेंगे, फिर उसके बाद फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे। फिर इसी तरह अगर 6 फॉस्फोग्लाइसरेट है तो 6 एटीपी का खर्चा होगा, 6 दाने 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे और 6 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट को रिड्यूस करने के लिए मुझे 6 एनएडीपीएच की जरूरत है और 6 एनएडीपीएच के लिए 6 लाइट रिएक्शन की जरूरत है। सो एक केल्विन साइकिल को रन करने के लिए हमें 6 लाइट रिएक्शन की जरूरत होती है। अगर इसमें ग्लूकोज आ जाए तो ग्लूकोज के लिए फिर हमें 12 की जरूरत है। वो किस तरह? सो अब हम आएंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 आरयूबीपी ने रिएक्शन किया, 6 कार्बन कंपाउंड बना, 6 दाने मेरे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बने। 6 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड निकल गया। जब एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड निकल गया, एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के पास 3 कार्बन थे, सो 6 के पास कितने कार्बन हो गए? 18। 18 में से एक निकला, 3 कार्बन कंपाउंड एक निकल गया और 5 दाने मेरे पास पीजीएल बच गए, 5 पीजीएल बचे। वापस सुनो, एक आरयूबीपी एक कार्बन डाइऑक्साइड 2 पीजीएल बनते थे, 2 आरयूबीपी 2 कार्बन डाइऑक्साइड 4 बनेंगे। अगर 3 आरयूबीपी 3 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 6 पीजीएल बनते हैं। एक पीजीएल में 3 कार्बन है, सो 6 पीजीएल में 18 कार्बन। उनमें से एक पीजीएल ने साइकिल छोड़ दिया और 5 पीजीएल बच गए। यहां पर वापस क्वेश्चन सुनो कि केल्विन साइकिल के दौरान कितने ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट साइकिल से निकल जाता है? 1। या कितनी पीजीएल फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड साइकिल से निकल जाता है? 1।
एक केल्विन साइकिल के दौरान कितनी कार्बन शुगर बनता है? 3 कार्बन शुगर बनेगा। 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गए, सो 3 कार्बन शुगर एक बन गए एक केल्विन साइकिल के दौरान। जब एक पीजीएल निकला 5 पीजीएल बच गए, सो एक केल्विन साइकिल यहां तक हो गया। 3 कार्बन शुगर बना। इस 3 कार्बन शुगर पर हमारा खर्चा अभी तक कितना हुआ है? 6 एटीपी 6 NADPH। यहां पर मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करूंगा सो 2 दाने पीजीएल बनेंगे, लेकिन हमारे 3 फिक्स हो रहे, 2 के 4 3 होंगे तो 6 दाने पीजीएल बनते, 6 NADPH 6 एटीपी रिक्वायर्ड। एक 3 कार्बन शुगर में हमारे 6 दाने NADPH खर्च हो गया। अगर मैं एक ग्लूकोज बनाऊंगा सो ये साइकिल फिर होगा, एक और PGAL बनेगा। जब एक और PGL बनेगा सो उस PGL के लिए भी, अगर एक PGL बनाने के लिए एक केल्विन साइकिल के लिए मुझे 6 दाने NADPH रिक्वायर थे, 6 लाइट रिएक्शन रिक्वायर थे, सो 2 PGL बनाने के लिए 6 दाने और रिक्वायर है। 2 PGL मिलकर के क्या चीज बनेगा? ग्लूकोज। सो एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल 2 बार होगा। ये बार मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, कुछ साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं। एक बार केल्विन साइकिल हुआ, यहां तक 6 पीजीएल बन गए, इनमें से एक निकला। दोबारा यहां पर होगा 6 पीजीएल बनेंगे, एक और पीजीएल निकलेगा, सो एक ग्लूकोज बनेगा। सो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल 2 बार होता है। अब बाद में थोड़ी देर बाद में समझा दूंगा कि कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं। सो एक RBP एक कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन करके 6 पीजीएल बना दिए, उनमें से एक निकल गया, 5 पीजीएल बच गए। अगर एक पीजीएल के पास 3 कार्बन है तो 6 के पास 18 आते, उनमें से एक पीजीएल निकल गया, 5 पीजीएल बच गए, तो उसके पास कितने कार्बन है? 15 कार्बन। अब पीजीएल है क्या? फास्फोग्लाइसैल्डिहाइड है। फास्फोग्लाइसैल्डिहाइड का मतलब है ये ट्राइवोज शुगर है, ये ट्राइवोज है और साथ में ये एल्डोज है, ट्राइवोज एंड एल्डोज। अब हमारे पास जो बन गया शुगर वो तो एक पीजीएल निकल गया, अब मेरे पास 5 पीजीएल मौजूद है। ये 5 पीजीएल, इसका मतलब है फास्फोग्लाइसैल्डिहाइड, उसके पास 15 कार्बन है। अगर एक के पास 3 है तो 5 के पास 15 है, और सारे के सारे शुगर ट्राइवोज है और एल्डोज है, ट्राइवोज एंड एल्डोज है। और हमने जो खर्च किया वो राइबोलोज एंड कीटोज था। अब हम क्या करते हैं इस फेज में? इस फेज को कहते हैं रीजनरेशन फेज। रिडक्शन फेज हुआ, अब इस फेज का नाम है रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम क्या करते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ द RUBP, हम पीजीएल से वापस क्या बनाते थे? RUBP बना देते। द ट्राइवोज इनटू द पेंटोज, जो मेरे पास शुगर बना है वो ट्राइवोज है, और जो हमने खर्च किया वो शुगर क्या था? पेंटोज था। अब अगली बात, जो मेरे पास बन गई एल्डोज है, जो हमने खर्च किया वो क्या था? कीटोज। अब हम क्या करते हैं? 3 रिएक्शन हो गए। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ द RUBP, हम पीजीएल को वापस कन्वर्ट कर देते हैं RUBP में। ट्राइवोज शुगर है, ये कन्वर्ट हो जाता है पेंटोज में। ये मेरे पास जो बना हुआ शुगर है ये एल्डोज है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कीटोज में। सो 5 पीजीएल जो मेरे पास बच गया, ये एक बार कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन शुगर में, जिसको एरिथ्रोस कहते हैं या एरिथ्रोलोज कहते हैं। फिर उसके बाद सूडो एप्टिलोज, 7 कार्बन शुगर में। ये जो 5 पीजीएल है जिसके पास 15 कार्बन है, ये एक बार रिएक्शंस होते हैं, एक बार 4 कार्बन शुगर में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद 7 कार्बन शुगर में कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं कि यार हमारे पास जो 4 कार्बन और 7 कार्बन शुगर है वो नेचर में नहीं है, वो इंटरमीडिएट है इन द फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस की इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है, ये तब बनता है जब पीजीएल को हम RUBP में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में 4 कार्बन और 7 कार्बन शुगर बन जाता है। सो आखिर में 7 कार्बन शुगर के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में, RUMP में। 5 कार्बन शुगर है जिसके पास 1 फॉस्फेट है। जो हम लोगों ने खर्च किया वो तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट था, और ये है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। अब इस फेज में हुआ क्या कि हमारे पास जो टोटल 6 पीजीएल बच गए, 6 पीजीएल में से 1 पीजीएल निकल गया, 5 पीजीएल बच गए। 5 पीजीएल एक बार 4 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो गए, फिर 7 में, फिर आखिर में 5 कार्बन, पहले 4 में फिर 7 में, आखिर 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो गए। सो अब अगर हम हिसाब लगा दें, मेरे पास 5 पीजीएल थे, 5 पीजीएल के पास 15 कार्बन होते हैं। अगर एक पीजीएल के पास 3 है, 6 के पास 18 है, 6 में से 1 निकल गया, 5 के पास तो 15 कार्बन रह गए।
अब मेरे पास 15 कार्बन मौजूद है। 15 कार्बन से मैं कितना 5 कार्बन शुगर बना सकता हूं? 15 कार्बन से 5 कार्बन एक बार आया, एक RUMP बना, फिर 5 कार्बन दूसरा RUMP बना, फिर 5 कार्बन तीसरा RUMP बना। सो हम 3 दाने RUMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट शुगर बना सकते हैं। अब कोई कहेगा यहां पर 5 मॉलिक्यूल थे, हर एक के पास फॉस्फेट था, तो इधर तो 5 फॉस्फेट थे, इधर जो RUMP बना राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बना, इसके पास तो 3 कंपाउंड है, 3 फॉस्फेट है भाईजान, 2 फॉस्फेट 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। मतलब 5 PGL थे, 5 फॉस्फोग्लाइसराइड बच गए मेरे पास, उसके पास 5 फॉस्फेट थे। जब मैंने 5 PGL को 5 RUMP में राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, इसका मतलब है 3 कार्बन शुगर 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो गए। सो वो 3 कंपाउंड बने, उसके साथ 3 फॉस्फेट चले गए, 2 फॉस्फेट रस्ते में निकल गए। अब जो हमने खर्च किया था वो राइबोलोज ये भी है, राइबोलोज वो भी है, पर वो बाइफॉस्फेट था, ये मोनोफॉस्फेट, इसके साथ 1 फॉस्फेट। अब चूंकि 3 RUMP है, मेरे पास 3 राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, इसको 3 RUBP में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर किसका खर्चा करते हैं? 3 ATP हमारा खर्च होगा। सो ये कन्वर्ट हुआ 3 ADP में। 3 ATP हमारा इधर खर्चा हुआ, तो ये कन्वर्ट हुआ 3 ADP में, और उसे वापस बन गया RUBP, और RUBP इस साइकिल को फिर कंटिन्यू रखेगा। सो इस फेज में हुआ क्या? ट्राइओज कन्वर्ट हुआ पेंटोज में, एल्डोज कन्वर्ट हुआ कीटोज में। यहां पर 5 मॉलिक्यूल थे, ये कन्वर्ट हुआ है 3 मॉलिक्यूल में। इसका मतलब है 5 दाने PGL थे, 5 शुगर थे जो मेरे पास ट्राइओज थे, अब वो 3 शुगर में कन्वर्ट हो गए जो पेंटोज है। इस फेज को नाम देते हैं रीजनरेशन। दिस फेज इज नोन एज द रीजनरेशन। सो रीजनरेशन फेज में क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ द RUBP, ट्राइओज कन्वर्ट हुआ पेंटोज में, एंड द एल्डोज इनटू द कीटोज, एल्डोज कीटोज में कन्वर्ट हुआ। वापस आता हूं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको समराइज करने के लिए। डार्क रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। एक पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP का जब रिएक्शन होता है, रुबिस्को एंजाइम इस रिएक्शन को रन करवा देता है, इसको स्टार्ट कर देता है। इसके दौरान RUBP की कार्बोजाइलेशन हो जाती है, तो 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जो अनस्टेबल है। अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड आया, अगर 2 आ गए, सो 2 दाने PG 6 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, 4 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे। अगर 3 RUBP और 3 कार्बन डाइऑक्साइड आया, सो 3 RUBP और 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली वो ये होता है, और 3 दाने 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं जो 6 दाने फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होते हैं। अगर 6 फॉस्फोग्लाइसरेट मेरे पास बन गए, तो उसको कन्वर्ट 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 6 ATP की जरूरत है। सो 6 ATP यहां पर खर्च हो गए। फिर इसी तरह 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, दूसरा फेज हुआ रिडक्शन। 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट NADPH ने रिड्यूस किया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ATP तो यूज हुआ एज ए सेलेक्टरी पावर। अगर 6 दाने 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में या फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। सो मुझे 6 दाने NADPH की जरूरत है। सो 6 NADPH खर्च हो गए, 6 ATP खर्च हो गए, मेरे पास बन गए फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। कितने फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गए? 6 दाने फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड मेरे पास बन गए। 6 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में से 1 PGL निकला, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड निकल गया, 5 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गए। ये जो शुगर है, जो मेरे पास फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गए शुगर, ये 3 कार्बन शुगर है, ट्राइओज है, और ये एल्डोज है। और जो हम लोगों ने खर्च किया वो राइबोलोज था, 5 कार्बन पेंटोज था, और ये कीटोनिक ग्रुप था। अब मेरे पास 5 PGL मौजूद है। एक PGL के पास 3 कार्बन है, 6 के पास 18 थे, एक निकल गया, 5 PGL बच गए। सो 5 PGL के पास 15 कार्बन है। और जब मैंने RUBP खर्च किया, एक RUBP के पास 5 कार्बन थे, तो 3 के पास 15 है। कार्बन उधर भी 15 है, कार्बन इधर भी 15 है, पर वहां पर पेंटोज शुगर है, इधर ट्राइओज है। सो अब रिएक्शंस होते हैं, 5-6 रिएक्शंस होते हैं। सो ये जो 5 PGL एक बार 4 कार्बन शुगर में कन्वर्ट होते हैं, फिर 7 कार्बन शुगर में, फिर आखिर में वापस 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट। 3 कार्बन पहले 4, फिर 7, फिर 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जब 5 कार्बन इधर मैंने कहा ये जो गैर जरूरी चीजें होती है उसको हम डिस्कस नहीं करें। फिर ये जो बन गए राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट किसका मतलब है? इसके पास 5 कार्बन मौजूद है,
अब यहां पर हमारे पास 5 पीजीएल थे, इसका मतलब है एक पीजीएल के पास 3 कार्बन थे, 5 के पास 15 कार्बन है, और राइबोलोज मोनोफॉस्फेट 3 बन गए, उसके पास भी ए के पास 5 कार्बन है तो 3 के पास 15 है, वो भी 15 कार्बन, ये भी 15, पर वो 3 मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल है, इसमें हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, इसमें हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। अब मेरे पास 5 पीजीएल, 6 में से एक निकल गया, 5 पीजीएल बच गए। 5 पीजीएल जब बच जाता है, और एक के पास 3 कार्बन है तो टोटल 15 कार्बन है। अगर मेरे पास 15 कार्बन है, इसे मैं 5 कार्बन शुगर बनाऊंगा, सो एक 5 कार्बन मैंने ले लिया, एक शुगर बन गया, दूसरा 5 कार्बन ले लिए, दूसरा शुगर बन गया, तीसरा 5 कार्बन ले लिए, तीसरा शुगर बन गया। सो मेरे 15 कार्बन से मुझे 3 5 कार्बन शुगर मिल गए, जिसका नाम है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। लेकिन जो खर्च किया था वो था राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब 3 दाने राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, इसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 3 एटीपी हमारा यहां पर खर्च होता है। सो टोटल एटीपी कितने खर्च हो गए? 6 एटीपी यहां पर खर्च हो गए, 3 एटीपी यहां पर खर्च हो गए। सो टोटल डार्क रिएक्शन में हमारे पास खर्चा होता है 9 एटीपी का। जब हम एक पीजीएल बनाते हैं, केल्विन साइकिल रन करके एक पीजीएल पर हमारा 9 एटीपी खर्चा हुआ। और जब हमारे इधर 3 कार्बन 3 आरयूबीपी ने रिएक्शन कराया तो मतलब 6 दाने फॉस्फोग्लाइसरेट बने, 6 दाने एनएडीपीएच खर्च हो गए। सो हमारे पास 6 दाने एनएडीपीएच खर्च होते हैं एक पीजीएल बनाने में, एक फॉस्फोग्लाइसरेट एक शुगर बनाने में। सो अगर मैं कहूँ एक केल्विन साइकिल हुआ, एक पीजीएल बना, दूसरा केल्विन साइकिल होगा, दूसरा पीजीएल बनेगा, सो 2 पीजीएल मिलकर के एक ग्लूकोज बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि केल्विन साइकिल कितने केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन रिक्वायर होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक डार्क रिएक्शन हुआ, एक पीजीएल बना, दूसरा डार्क रिएक्शन हुआ, दूसरा पीजीएल बना, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा, जब एक पीजीएल होता है उसके लिए कितनी लाइट रिएक्शन रिक्वायर है? एक पीजीएल के लिए 6 एनएडीपीएच रिक्वायर है। सो एक लाइट रिएक्शन में एक एनएडीपीएच बनता है। सो 6 लाइट रिएक्शन मुझे रिक्वायर है कि 6 दाने एनएडीपीएच बना दे, तब एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन होता है। सो देखो ना, डार्क रिएक्शन में 6 एनएडीपीएच खर्च हो गए, केल्विन साइकिल में 6 एनएडीपीएच खर्च हो गए। 6 एनएडीपीएच के लिए लाइट रिएक्शन से एक एनएडीपीएच बनता है। सो 6 एनएडीपीएच बनाने के लिए मुझे 6 लाइट रिएक्शन चाहिए ताकि एक केल्विन साइकिल मेरा कंप्लीट हो। सो 3 कार्बन शुगर के लिए एक पीजीएल बनाने के लिए 6 बार लाइट रिएक्शन होगा। अगर एक ग्लूकोज के लिए मैं बात करूं तो 12 बार लाइट रिएक्शन होगा। अब कोई कहेगा आपने 6 और 6 तो यूज कर दिए, लेकिन एटीपी तो 9 इस्तेमाल हो गए। हालांकि लाइट रिएक्शन में एक एटीपी और एक एनएडीपीएच बनता है। इसमें हम कहते हैं कि कभी कभार साइक्लिक के नॉन साइक्लिक के साथ साइक्लिक, वो जो साइक्लिक पाथवे होता है वो एक्स्ट्रा एटीपी बनाता है, उसके में जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हुआ। दूसरा, अगर हमसे इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चीज है जो इस केल्विन साइकिल को या डार्क रिएक्शन को स्टॉप कर देगा या रिड्यूस करेगा, वो है ऑक्सीजन। हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा है तो केल्विन साइकिल होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम हो। ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा हुआ, देखो ना, रुबिस्को 2 काम करते हैं। अगर ऑक्सीजन मिकदार ज्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार, अगर ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा हुआ सो ये आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएगा, जो शुरू करेगा फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा हुआ, चलो इसको इधर लिखते हैं, जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा हुआ तो ये आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज करेगा? केल्विन साइकिल। तो इसमें आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि केल्विन साइकिल को कौन सी चीज इंटरप्ट करेगा, कौन सी चीज इसको कम करेगा, वो है फोटो रिस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन का मिकदार कभी ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम हो जाता है, सो आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और फोटो रिस्पायरेशन शुरू करेगा और केल्विन साइकिल को स्टॉप कर देगा। सो केल्विन साइकिल हमेशा इंटरप्ट होता है बाय द फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि जो एंजाइम हम लोगों ने लिखा था रुबिस्को, ये अलग एक टॉपिक है, बाद में डिस्कस कर देंगे इसको। रुबिस्को 2 तरह का काम करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ तो कार्बोजाइलेज का काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी का रिएक्शन करेगा। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजनेज का काम करेगा, आरयूबीपी और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट करेगा और केल्विन साइकिल को स्टॉप कर देगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा कि डार्क रिएक्शन होता क्या है, इसके अंदर क्या चीजें बनती है, क्या क्या चीजें। मैंने भी एक क्वेश्चन भी बता दिया आपको कि डार्क रिएक्शन में हम बेसिकली आरयूबीपी की कार्बोजाइलेशन करवाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है। डार्क रिएक्शन एक केल्विन साइकिल को रन करने के लिए कितने एटीपी का खर्चा होता है? 9 एटीपी और 6 दाने NADPH। केल्विन साइकिल को रन करने के लिए कितने लाइट रिएक्शन रिक्वायर होते हैं? 6 लाइट रिएक्शन रिक्वायर होते हैं। केल्विन साइकिल को रन करने के लिए कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? जब मैं 6 NADPH खर्च करूंगा, 2 NADPH बनाने पे 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। 6 NADPH बनाने के लिए अगर 2 पे 4 है तो 6 पर 12, हमें 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस केल्विन साइकिल को रन करने के लिए। इसी तरह मतलब उसके अंदर फेजेस, कार्बन डाइऑक्साइड फेज में आरयूबीपी की कार्बोजाइलेशन होती है, रिडक्शन में ये रिड्यूस हो जाता है, रीजनरेशन में ये रीजनरेट हो जाएगा। और कौन सा रिएक्शन है जिसमें शुगर बनता है? उसको कहते हैं केल्विन साइकिल। और आखिर में एक जरूरी बात बताओ, अक्सर हम पढ़ते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 बार केल्विन साइकिल होना जरूरी है। ये सही है, हमारा कोर्स इसी तरह लिखा है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक आरयूबीपी की रिएक्शन को हम कहते हैं एक डार्क रिएक्शन। ये कोर्स ऐड करके मैं चीज बता रहा हूं। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक आरयूबीपी को एक डार्क रिएक्शन कहते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे आरयूबीपी को दूसरा डार्क रिएक्शन। तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे आरयूबीपी तीसरा डार्क रिएक्शन। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 डार्क रिएक्शन होते हैं। कहते हैं एक केल्विन साइकिल के अंदर 3 डार्क रिएक्शन होते हैं, एक पीजीएल बनता है। दूसरे पीजीएल के लिए फिर 3 डार्क रिएक्शन होते हैं एक केल्विन साइकिल में। टोटल हो गए 6 डार्क रिएक्शन जिसे एक ग्लूकोज बनता है। क्या कहते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक डार्क रिएक्शन, 3 को फिक्स करने के लिए 3 डार्क रिएक्शन। जब 3 डार्क रिएक्शन होता है तो एक पीजीएल बनता है। जब फिर 3 डार्क रिएक्शन होते हैं दूसरा पीजीएल बनता है। टोटल 6 डार्क रिएक्शन हो गए जो ग्लूकोज बनेगा। असल में कंसेप्ट यही है। लेकिन अब जो हमारे कोर्स में यहां पर जो आइडिया है वो ये है कि यार एक केल्विन साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 आरयूबीपी, 1 पीजीएल। दूसरे केल्विन साइकिल में फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 आरयूबीपी, दूसरा। ओवरऑल हम कहते हैं कि 2 केल्विन साइकिल या 2 डार्क रिएक्शन होते हैं जो एक ग्लूकोज बनता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर इसमें कमी बेशी है तो मुझे कमेंट्स करें। कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। आई आल्सो अप्रिशिएट दैट, क्योंकि उसकी नेगेटिव बातें हमें एक एनर्जी देती है। और अगर आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।